Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Tariq and I welcome you all to my YouTube channel. History of English Literature की सीरीज की आज की दूसरी वीडियो जिसमें हम आज एंग्लो नॉर्मन एज पर गुफ्तगू करेंगे और ये देखेंगे कि एंग्लो नॉर्मन्स की लिटरेचर में क्या अहमियत है और एंग्लो नॉर्मन की जो इवेंट्स हैं इस तमाम ड्यूरेशन के दौरान इस एज में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए उन पर बात होगी। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट राइटिंग्स पर भी हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट राइटर्स पर भी बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हम सबको ये पता है कि जो वाइकिंग्स थे उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं ये जो नॉर्मन्स हैं। ये फ्रांस में गए तकरीबन 9th सेंचुरी के स्टार्ट में और वहाँ पर किंग चार्ल्स जो कि फ्रांस का एम्परर था उस वक्त उसने एक पर्टिकुलर रीजन इनको दिया ताकि वो यहाँ पर रह सकें। कुछ अर्सा वो वहीं पर रहे तकरीबन 1 सेंचुरी, मगर उसके बाद वो इंग्लैंड आ गए और उन्होंने बिलाखिर 1066 में 1066 एडी में इंग्लैंड पर इन्वेजन की। ये एक्चुअली टाइम था जब हैरोल्ड जो कि एंग्लो सैक्सन का लास्ट किंग था उसको शिकस्त हुई और विलियम जो है विलियम द कॉन्करर इंग्लैंड का न्यू किंग बना जो कि नॉर्मन से आया था। अगर देखा जाए तो 1066 एडी से इसका आगाज हुआ एंग्लो नॉर्मन एज का और ये 1400 तक जाती है ये एज, रफली ये बताया जाता है। तो जब एंग्लो नॉर्मन्स यहाँ पे सेटल्ड हुए तो वो फ्रेंच में जो कुछ अर्सा रहे तकरीबन 1 सदी या 1 सेंचुरी रहे 1 सेंचुरी, तो उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ का कल्चर भी सीखा, वहाँ की जो लैंग्वेजेस थी, वहाँ का जो कस्टम था, वो सब कुछ वो अपने साथ यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर इंग्लिश बोलने वालों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। वो इसलिए क्योंकि वो खुद फ्रेंच थे, वो खुद फ्रांस की लैंग्वेज बोलते थे और जो एलीट क्लास थी उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दी, जबकि इंग्लैंड में उस वक्त कॉमन पीपल फिर भी इंग्लिश बोलते रहे। तो इसी के साथ साथ क्योंकि इंग्लिश उस वक्त डेवलपमेंटल स्टेज पे थी, इंग्लिश को ये चाहिए था कि उसकी रिफाइनमेंट ऑफ स्टाइल हो, रिफाइनमेंट ऑफ एक्सप्रेशन हो और रिफाइनमेंट ऑफ यू कैन से लैंग्वेज हो। तो ये हुआ, इंग्लिश ने ये सब कुछ किया मगर फ्रेंच लैंग्वेज से। इसी के साथ साथ इंग्लिश ने तकरीबन 10,000 वर्ड्स जो हैं ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिए और इसी के साथ साथ अगर ये देखा जाए उस वक्त की इंग्लिश पोइट्री ज़्यादातर लोग उस वक्त लैटिन में लिखते थे मगर कुछ राइटर्स ने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। उनकी जो राइटिंग्स थी उनमें ना कुछ राइमिंग स्कीम होती थी, ना ही कोई ख़ास मीटर होता था और ना ही कोई फीट होती थी। तो उन्होंने ये जो तमाम स्टाइल है ये फ्रेंच लैंग्वेज से दिया। जब भी कोई लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है या उसे डेवलपमेंट चाहिए होती है तो उस वक्त की जो स्टेट होती है या जो उस वक्त की एलीट क्लास होती है उसकी पैटर्नेज उसको ज़रूरत होती है उसकी, और इसी के साथ साथ अगर वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए तो उस लैंग्वेज की डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा हो सकता है और साथ साथ जिस लैंग्वेज में आप एजुकेशन हासिल करते हैं वो भी एक अहमियत का हामिल बन जाती है। अगर हम देखें कि इस दौरान कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट हुए, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो कि 1215 में हुआ जो कि किंग जॉन उस वक्त इंग्लैंड का किंग था उसने किया। उसके साथ कुछ एलीट क्लास थी, उन्होंने मैग्ना कार्टा एक ट्रीटी है या आप कह सकते हैं एक मुआहदा है जिस पर साइन किए सब नोबल्स ने और जो मतलब कॉमन लोगों से थोड़े ऊपर दर्जे के लोग थे उन्होंने साइन किया। इसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल चीज़ें नहीं थी मगर कुछ जो आप कह सकते हैं बुनियादी चीज़ें, बेसिक राइट्स जो थे लाइक इम्प्रिजनमेंट के, लाइक लैंड के हवाले से उन पर कुछ ज़्यादा डिस्कशन हुई और ये एक ट्रीटी थी जो साइन हुई जो बाद में भी इंग्लैंड के जो राइट्स थे ह्यूमन राइट्स उनमें इसने एक एज अ कमर स्टोन रोल किरदार अदा किया। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, इस एज में रोमांसेस भी लिखे गए। रोमांसेस के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त जो एलीट क्लास थी या जो नोबल्स थे उनकी जो रिलेशंस थे या जो उनके लाइफस्टाइल था अपनी बिलवड के साथ उन पर ज़्यादा डिस्कशन हुई।
तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग है वो द नाइट ऑफ द कार्ड है। उसके बाद किंग हॉर्न एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग है। इसी के साथ साथ द गाय ऑफ द वॉरविक भी है। तो रोमांसेस में ये इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स हैं। अगर पोइट्री की बात की जाए तो उस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम दी ओल एंड द नाइटिंगेल लिखी गई जो कि ऑलमोस्ट 2000 लाइंस पर मुश्तमिल थी। इसी के साथ साथ एक बहुत पॉपुलर पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमिनेंट वर्क ऑफ लिटरेचर था जिसे कलसर मंडी के नाम से भी याद किया जाता है, जो कि कहा जाता है कि तकरीबन 30,000 लाइंस पर मुश्तमिल थी। तो इसी के साथ अगर हम और देखें तो कुछ क्रॉनिकल्स भी लिखे गए जो कि हिस्ट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। क्रॉनिकल्स में आप कह सकते हैं कि विलियम ऑफ मैलमस और जॉफ्री ऑफ मैनमाउथ ये इम्पॉर्टेंट राइटर्स थे। और हिस्ट्री ऑफ रेगम ब्रिटानिया ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम थी जॉफ्री की, जिसे आज भी देखा जाता है और आज भी पढ़ा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा राइम क्रॉनिकल्स के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा वर्क हुआ। इसी के साथ अगर हम देखें तो कुछ शॉर्ट वर्स भी, शॉर्ट वर्सेस लाइक शॉर्ट लिरिक्स सॉन्ग्स भी लिखे गए जिनमें से जिनमें से इम्पॉर्टेंट जो राइटिंग्स थी शॉर्ट लिरिक सॉन्ग्स में वो वर्जिन मैरी थी और कोकू सॉन्ग्स थे। इसके साथ साथ अगर रिलीजियस पोइट्री के बारे में बात की जाए तो उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम ऑर्गुलम है जो कि फोनेटिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ आपकी जो बाइबल है वो भी राइमिंग स्कीम में या वो भी पोइट्री में ट्रांसलेट की गई, पोइट्री में लिखी गई। और एक इम्पॉर्टेंट पोएम पर्ल है और इसके साथ साथ द ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स थी उस वक्त की। इसके साथ साथ प्रोज में भी कहा जाता है कि उस वक्त प्रोज राइटिंग में भी कुछ वर्क, कुछ स्ट्रगल जो है ये स्टार्ट हो गई थी। लाइक एक इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है एनक्रीन वाइवल। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसे ये भी कहा जाता है कि ये किंग जॉन जो है किंग जेम्स जो है इसकी जो बाइबल थी उसका आप कह सकते हैं कि अर्ली वर्जन था। और किंग जेम्स की बाइबल की बहुत ज़्यादा अहमियत है लिटरेचर में क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो कि एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं बाद में, उन्होंने भी ये कहा कि किंग जेम्स की जो बाइबल है उन्होंने अर्नेस्ट हेमिंग्वे को एक बहुत एमिनेंट राइटर बनाया बाद में। तो प्रोज और पोइट्री दोनों लिखे गए। प्रोज में अब देखा जाए तो कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। लाइक प्रोज जो है ये रैशनल होता है और इसके साथ साथ इसमें लॉजिकलिटी भी होती है और इसके साथ साथ क्लैरिटी भी होती है। जबकि पोइट्री में अगर देखा जाए तो सेंटीमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं या समटाइम्स एक्सैजरेशन भी किया जाता है। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में जो कि इस एज में आए। सबसे पहले बात करते हैं विलियम लैंगलैंड की। विलियम लैंगलैंड जो 1330 में पैदा हुए 1330 में, और ये कहा जाता है कि 1400 में इनकी डेथ हुई। ये वर्सेस्टायर में पैदा हुए। इनके जो फादर थे वो एक पुअर मैन थे और ये खुद भी एक कॉमन मैन थे और ही रियली वाज अ मैन ऑफ क्राइसिस हिमसेल्फ। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसकी जो राइटिंग स्टाइल थी वो आप कह सकते हैं कि इन्होंने स्टाइल किया पॉलिटिकल और रिलीजियस पिलर्स पर जो उस वक्त अपना किरदार अदा नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने कॉमन मैन की बात की है। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग जो थी अ विजन ऑफ पियर्स फ्लोमैन जो कि 1362 में आई और एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फेमस राइटिंग थी। कहा यह जाता है कि ये 1800 लाइन पर मुश्तमिल थी मगर बाद में 1577 में इसको रिवाइज किया गया और इसको 1500 लाइनों तक महदूद कर दिया गया। तो नेक्स्ट राइटर जो हैं हमारे पास वो हैं जॉन गावर। गावर जो है ये 1330 से 1408 तक इनका टाइम पीरियड बताया जाता है, 1330 से लेकर 1408 तक। गावर ने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में डेवलपमेंटल वर्क्स किए। इनका ये कहना था कि जो राइटिंग्स हैं इंग्लिश की वो किसी भी लैंग्वेज के साथ compete कर सकती हैं। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका जो वर्क था वो कन्फेसिया एमेंटस था जो कि किंग ऑर्थर और उनके नाइट्स पर मुश्तमिल था, जिस पर बाद में एडमंड स्पेंसर ने भी फेरी क्वीन लिखी। फिर और भी बहुत राइटर्स ने इस पर वर्क किया। इसके साथ साथ
जॉन वाइक्लिफ जो है बहुत अहम राइटर, बहुत एमिनेंट राइटर ऑफ द टाइम, एंड ही वाज एब्सोल्युटली फॉर्मिडेबल इन हिज राइटिंग्स। इनके बारे में ये कहा जाता है कि he was the father of English prose. He was also known as the morning star of Reformation. So इनका एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दबदबा था लिटरेचर में। इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो कि ज़ाहिर है एक प्रोज वर्क है। और जॉन वाइक्लिफ ने एक लॉलार्ड मोमेंट थी, जो कि आप कह सकते हैं कि चर्च के अगेंस्ट, प्रीस्ट के अगेंस्ट, वो प्रीस्ट जो कि करप्शन में मुलविस थे, जो कि अच्छे कामों में मुलविस नहीं थे, उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट चली थी, लॉलार्ड मूवमेंट उसे कहा जाता है, जिसमें जॉन गावर भी थे। तो इन दोनों ने उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। लास्ट जो इम्पोर्टेंट राइटर है हमारे पास वो है जॉन मैंडिवल। जॉन मैंडिवल भी एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। टूरिज्म के हवाले से इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ऑल ओवर दी यूरोप और बहुत सी कंट्रीज में इन्होंने टूर्स किए। और इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडिवल के नाम से है, जो कि 1377 में आया। तो अगर बात की जाए एंग्लो नॉर्मन एज की, इसमें अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट राइटिंग्स हमने डिस्कस की, इम्पोर्टेंट राइटर्स की, इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात की हमने ये भी बताया कि 1258 एक बहुत इम्पोर्टेंट ईयर था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, कि जब पहली गवर्नमेंट लेवल पे एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट आई। उसके साथ साथ जब किंग एडवर्ड ने इंग्लिश लैंग्वेज में पार्लियामेंट को एड्रेस किया। सो ये एक कुछ चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से भी बहुत अहम है। एंग्लो नॉर्मन में जेफरी चौसर भी आ जाते हैं, लेकिन जेफरी चौसर को इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल था, अपनी उनकी राइटिंग स्टाइल थी, और उनके जो फीचर्स थे और उनका जो वर्क्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में हमारे पास यही कुछ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।